नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट के बारे में जानकारी देंगे। दरअसल गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ सरकार ने साल 1986 में गैंगस्टर एक्ट बनाया और लागू किया। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट साल 1986 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की ओर से ये लाया गया था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य उस वक्त जाने माने 2500 गैंगस्टर्स को सलाखों के पीछे डालना था, ताकि राज्य में शांति बनाई जा सके और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इस एक्ट की धारा 2B के अनुसार गैंग का मतलब ऐसे लोगों के समूह से है जो व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है और जानबूझकर सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालना चाहते हैं। इस एक्ट में दोषी पाए जाने वाले गैंगस्टर को 10 साल तक की सजा और कम से कम 5,000 रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके साथ ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी अपराधी ने पहली बार भी अपराध किया है तो भी उस पर इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। गैंगस्टर एक्ट पर तमाम जानकारियों के साथ आज हमारे बीच में मौजूद रहेंगे बेहद खास मेहमान, कानून विशेषज्ञ राजेंद्र साहू जी। आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 दूसरा नंबर 01206127 इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। गैंगस्टर एक्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी जिसको लेकर अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है, आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान कानून विशेषज्ञ राजेंद्र साहू जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र साहू जी। और पहला सवाल मेरा यही कि गैंगस्टर कानून की आखिर परिभाषा क्या है, आसान शब्दों में अगर आप दर्शकों को बता पाएं। नमस्कार अक्षय जी। नमस्कार। जैसे कि आपने अभी बताया, गैंगस्टर एक्ट जो है वो एक ऐसी एक्ट है जिसमें भी कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज या सामाजिक एक्टिविटीज के लिए लगाया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति पे एक अंकुश लगाने के लिए है। और ये 1986 के चीफ मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह के द्वारा लिया गया स्टेप था। इस एक्ट के तहत उस वक्त 2500 ऐसे गैंगस्टर्स थे जिनके ऊपर लगाम कसनी थी और इसीलिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया था। यह एक्ट इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई भी ऐसा क्राइम करता है जिसमें वो कोई गैंग बनाता है और उस गैंग के तहत वो कोई एंटी सोशल एक्टिविटी करता है, तो उसके ऊपर ये एक्ट लगाकर उसको काफी टाइम के लिए जेल की सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। और इसकी जो सजा है वो 2 साल से 10 साल तक भी हो सकती है। इसको एक बहुत ही कड़ा कानून कहा जाता है और इसको इसलिए कड़ा कानून कहा जाता है कि एक बार अगर गैंगस्टर एक्ट लग जाए तो कोर्ट उसको उस नजरिए से देखता है कि ये आदमी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है। जी चले, बिल्कुल आपने ये जानकारी दी कि आखिर क्यों लाया गया और परिभाषा क्या है इस गैंगस्टर एक्ट की। लेकिन हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील इस बात को लेकर कर रहे हैं कि इस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई आशंका अगर आपके मन में, आपके जहन में है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम गैंगस्टर एक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे साथ बेहद खास मेहमान अधिवक्ता राजेंद्र साहू जी आपके बीच में मौजूद हैं, जो आपके प्रश्नों का सही जवाब देंगे। क्योंकि वकील साहब, अभी आपने बताया कि क्यों आखिरकार ये गैंगस्टर एक्ट लाया गया और इसकी परिभाषा क्या है, किन किन अपराधों में गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है, इस बारे में लोग जरूर जानना चाहते होंगे। देखिए अक्षय जी, जैसे कि अभी आपने बताया और मैंने भी अभी एक चीज क्लियर की कि कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी जिसके तहत अगर समाज को किसी तरह से भी डिस्टर्ब करने की कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें ये गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। पहले इसमें सिर्फ 15 क्राइम इंक्लूडेड थे, लेकिन अब इसमें बहुत सारे क्राइम इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे कि मानव तस्करी है या अंगों की तस्करी है या ड्रग्स हैं। तो प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि यूपी में इसका काफी चलन है कि लोग एक गैंग बनाकर या तो एक्सटॉर्शन करते हैं या कोई अदर ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि वो अपना पैसा इकट्ठा करके अपनी जमीन और जायदाद बढ़ाते हैं। और जिसके लिए अब आपने देखा होगा कि यूपी में बहुत पॉपुलर है योगी जी का
जो डिस्ट्रक्शन का जो फॉर्मूला है, जिसमें उनके जो भी प्रॉपर्टीज इस जी। पैसे से बनाई गई हैं, उनको तोड़ने का इमीडिएट ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू करता है। और ये सबसे पहला स्टेप है इस एक्ट का, जिसकी वजह से इन लोगों पे थोड़ी नकेल कसी जा सकी है। क्या गैंगस्टर एक्ट के बेजा इस्तेमाल की भी आशंका बनी रहती है? जी देखिए, हर अच्छी चीज के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। और आप अगर देखें तो इस एक्ट के साथ बुरा एस्पेक्ट भी है, क्योंकि इसमें अभी रिसेंटली योगी सरकार ने डिप्टी कमिश्नर को भी एक परमिशन दे दी है कि वो अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी इसमें किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ने का ऑर्डर दे सकता है। तो अगर आप देखें तो पुलिस कई बार इसका मिसयूज भी करती है, और जिसका कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कई कोर्ट्स में भी ऑर्डर्स पास हुए हैं, जिसमें से एक में एक व्यक्ति पे 5 FIR कर दी गई थी, और सब पे एक छोटा छोटा सा अमाउंट 6,000 5,000 ऐसे अमाउंट्स का केस था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि ये एक मिसयूज ऑफ पावर है, और इस गैंगस्टर एक्ट को सिर्फ शो करने के लिए कि मल्टीपल FIR है एक व्यक्ति के ऊपर, ये एक गलत तरीका था कहीं पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का। लोगों के मन में एक सवाल इस बात को लेकर भी वकील साहब चलता है कि गैंगस्टर एक्ट पर सुनवाई के लिए क्या स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है? जी देखिए, गैंगस्टर एक्ट लगते ही स्पेशल कोर्ट का जो प्रावधान है वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि इसमें बेल मिलना थोड़ा मुश्किल है। जी। इनिशियली कोर्ट ये देखता है कि क्या इस व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड है और प्राइमरी फेसाई इस पे क्या केस बनता है। उसके बाद इसमें जब तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आती और उसको कोर्ट उसकी अवहेलना नहीं करता, तब तक इसमें बेल मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए किन ग्राउंड्स पर बेल मिल सकती है? देखिए, बेल मिलने का सबसे बड़ा ग्राउंड ये है कि क्या वो व्यक्ति पहले से किसी केसेस में इन्वॉल्व है कि नहीं, और जिस तरह का भी केस उस पे अभी बनाया गया है, जिसके तहत उसे रखा गया है, क्या उसमें वो प्राइमरी फेसी इन्वॉल्व है कि नहीं। जी। उसके बाद कोर्ट इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट का जो ऑर्डर करता है, तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या तथ्य सामने आते हैं कि ये व्यक्ति उस क्राइम से इन्वॉल्व है, तो इसकी हिस्ट्री और उसका प्राइमरी फेसाई उस चीज में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है बेल मिलने के लिए। अगर एक व्यक्ति ने कोई क्राइम पहली बार किया है और अगर वो जघन्य अपराधों के बीच की श्रेणी में तो आता ही है, लेकिन अगर उसका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है या उसका कुछ भी इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको बेल मिलने का एक चांस होता है। और हमेशा जेल नहीं बेल की जो प्रवृत्ति है वो इसमें अपनाई जाती है। लेकिन क्या, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि मान लीजिए कि किसी का बैकग्राउंड उससे पहले आपराधिक नहीं रहा है, लेकिन किसी बड़ी आपराधिक वारदात में वो शामिल रहा है, तो क्या उसके खिलाफ ये गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई निश्चित है की जा सकती है, अधिकार है? देखिए अक्षय जी, पहले ये होता था कि जब तक एक व्यक्ति मल्टीपल FIR में इन्वॉल्व नहीं है तब तक उस पे गैंगस्टर एक्ट नहीं लगती। जी। लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर से इसको क्लियर किया है कि अगर किसी व्यक्ति पे एक सिंगल FIR भी है जी, लेकिन वो एक्ट के अगेंस्ट जाता हुआ FIR है, जिसमें ये शो होता है कि उस व्यक्ति ने कोई गैंग बनाया है या उस व्यक्ति ने उस गैंग के तहत गैंगस्टर एक्टिविटी की है, तो एक सिंगल FIR भी काफी है किसी व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाने। सर, जो स्पेशल कोर्ट का हम जिक्र कर रहे थे, ये स्पेशल कोर्ट काम किस तरीके से करती है? देखिए, ये प्रिवेंटिव एक्ट है, उत्तर प्रदेश की ये प्रिवेंटिव एक्ट है, और वैसे ही कई एक्ट आपने मकोका का नाम सुना होगा जो कि महाराष्ट्र में होता है, एक कर्नाटका में भी ऐसी सिमिलर एक्ट है जी। और ये एक्ट इसलिए बनाई गई हैं कि ये स्पेशल कोर्ट के अंडर आती हैं, और ये एक्ट जैसे मकोका है महाराष्ट्र कंट्रोल फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इन एक्ट्स को बनाया जाता है और उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स के तहत इनको कंसिडर किया जाता है, और उसकी जो कार्रवाई है वो अलग तरीके से होती है। और इस गैंगस्टर एक्ट के तहत अगर संपत्ति जब्त के कार्रवाई के प्रावधान के बारे में अगर लोग जानना चाहें तो उस पर क्या जवाब होगा? संपत्ति जब्त करने को लेकर क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, गैंगस्टर एक्ट का जो सबसे मूल रूप है वो ये है कि एक व्यक्ति कोई भी क्राइम कर एक ऐसी संपत्ति इकट्ठी करता है जो कि इलीगल वे से आई है या इलीगल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से आई है। तो इसका सबसे पहला स्टेप जो इस एक्ट में है वो है संपत्ति को जब्त करने का, और इसका जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे ही ऐसी FIR होती है तो सबसे पहला ऑर्डर
उसकी जब्ती का ही करता है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा अमेंड करके और इंक्रीज कर दिया गया है इस पावर जी। को, जो कि डिप्टी मजिस्ट्रेट, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास है पावर। अधिकतर लोगों के जहन में इस बात को लेकर सवाल भी उठता है कि देश में तमाम कानून पहले से मौजूद हैं, इस गैंगस्टर एक्ट की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या आपको लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं थे पुराने कानून, जिसकी वजह से फैसला लेना पड़ा? देखिए, जैसे जैसे कानून बढ़ता जा रहा है वैसे क्रिमिनल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हम्म। और वही एक रीजन है कि वक्त वक्त पे नए नए अमेंडमेंट्स और नए नए कानून लाने पड़ते हैं। हम्म। जो पहले का कानून था वो इतना पुराना कानून है, जो कि ब्रिटिश एरा का कानून है, और जिसकी जी। जो सजा है और जिनके तहत इन चीजों को लाना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ। तभी ऐसी एक्ट और ऐसी चीजें लाई जाती हैं, जैसे पीएमएलए भी आपने सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जी जी। ये पहले नहीं थी एक्ट, ये एक्ट इसलिए लाई गई क्योंकि नए नए तरीके आ गए हैं क्राइम करने के। हाँ हाँ। तो आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति को पकड़ना है आपको, जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व है, जिसका चलन उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत ज्यादा है, तो इस टाइप के किसी एक्ट का आना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से ये एक्ट सही है इन लोगों को डेटरेंट बनने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले जिस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया जाता है वहाँ इनके लिए डेटरेंट आता है, और वहाँ ये थोड़े से बैकफुट पे जरूर जाते हैं। चलिए सर, बिल्कुल हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है, गैंगस्टर एक्ट को लेकर किसी भी तरह की कोई शंका जिसका आप समाधान पाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ये लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। राजेंद्र साहू जी हमारे साथ लगातार आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं। आज हम गैंगस्टर एक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं राजेंद्र जी आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि इस गैंगस्टर एक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? जैसे कि मैंने अक्षय जी बताया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सबसे पहला पावर है एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद जी। जो भी प्रॉपर्टी इस गैंगस्टर की है या इस व्यक्ति की है जिसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई है जी, उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। और ये पावर सबसे पहले वो यूज करता है, जिसको एज ए डेटरेंट बनाते हैं, और जब वहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। मैं राजेंद्र जी ये चीज आपसे जानना चाहूंगा कि इस एक्ट को इतना सख्त आखिर माना क्यों जाता है? अक्षय जी, इस एक्ट को इसलिए सख्त माना जाता है क्योंकि इस एक्ट में जो सबसे प्राइमरी स्टेप है वो ये है कि जिस पैसे से इन चीजों को बनाया गया है, जिस पैसे के लिए क्राइम किया जाता है, उस पैसे से जो प्रॉपर्टीज खरीदी जाती है, जैसे ही किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टीज अटैच हो जाती हैं, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव था उसकी लाइफ का, जब भी क्राइम किया जाता है तो प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए किया जाता है या फैमिली के लिए किया जाता है। तो जैसे ये स्टेप लिया जाता है तो ये काफी सख्त हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसने ये क्राइम किया है, और वहां से उस पर नकेल कसी जाती है। जैसा आपने इस बात का जिक्र भी किया, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट का मतलब ही है गैंग, मतलब यानी कि अपराध करने वालों का समूह, और स्टर की संज्ञा दी गई थी भीड़ से जुड़ी, यानी कि जो सामूहिक तौर पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन कोई हीनियस क्राइम इस तरह का होता है, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, आपने कहा कि बेल में थोड़ी आसानी तो हो जाती है, एक गिरोह बनाकर गैंगबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वालों के बजाय जिनका आपराधिक इतिहास उससे पहले का नहीं रहा है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहली बार अपराध किया है तो उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लागू होगा, या फिर अगर किसी घटना को उसने कुछ लोगों की मदद से अंजाम दिया हो तभी लागू हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि पहले किसी व्यक्ति पे गैंगस्टर एक्ट तभी लगती थी जब उसके ऊपर काफी एफआईआर हों, 2-4 एफआईआर हों, और उसका उन एफआईआर के बेसिस पे कहा जाता था कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। लेकिन अब उसको अमेंड करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, अब एक सिंगल एफआईआर पे भी एक व्यक्ति पे गैंगस्टर एक्ट लग सकती है जी। तो जैसे कि आप ये नाम देखते हैं, गैंगस्टर का मतलब है कोई व्यक्ति अगर कोई गिरोह बना के कोई क्राइम करता है, यानी वहां पर कई लोग मिलकर किसी चीज को क्राइम करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक हीनियस क्राइम करने की कोई चेष्टा करते हैं, जैसे कि एब्डक्शन है, एक्सटॉर्शन है।
तो जहां पर भी लाइक माइंडेड लोगों का मेंस जिसे कहते हैं, अगर मेंस कहते हैं कि एक टाइप के लोग अगर कोई क्राइम करते हैं तो उन सब पे सेम सजा का प्रावधान है। तो गैंगस्टर एक्ट में किया गया क्राइम इस तरह से देखा जाता है कि वो कितना हीनियस क्राइम है और कितने लोगों ने मिलकर उसको किया है, और इसीलिए आजकल मकोका भी लगाया जाता है जिसमें महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम जिसे कहते हैं, जी जी, वो भी इसी तरह से देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक को लूटता है और 4-5 लोग मिलके कोई काम करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और उस चीज को उन लोगों ने प्लान किया है। तो जहां पर भी प्लानिंग है और जहां पर भी मिलकर किसी क्राइम को किया गया है वहां पर गैंगस्टर एक्ट और ये सारी एक्ट्स लगाई जाती है। बिल्कुल। और आजकल खास तौर पर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर तो गैंगस्टर एक्ट के बारे में चर्चाएं भी इस वक्त ज़्यादा होती, खास तौर पर अगर गैंगस्टर अतीक या मुख्तार जैसे बाहुबलियों का जिक्र किया जाए। हालांकि अतीक को तो मार दिया गया, लेकिन मुख्तार जैसे बाहुबलियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई है, गैंगस्टर एक्ट का नाम सुनते ही दरअसल वकील साहब लोगों के जहन में ये आता था कि कोई बहुत बड़ा माफिया, कोई बहुत बड़ा सरगना। लेकिन अब तो देखते हैं कि अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि फला अपराधी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई तामील की गई है। देखिए, जैसे हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो आपने भी बताया था कि इस एक्ट को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि उस वक्त 2500 ज्यादा गैंगस्टर, 2500 से ज्यादा गैंगस्टर 1986 में थे उत्तर प्रदेश में। जी, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के शायद जमीन में या पानी में ही ऐसा है कि हर जगह पे कोई ना कोई ग्रुप बना के गैंग के तहत कोई ना कोई क्राइम कर रहा है और जिसकी वजह से इस एक्ट को बनाना पड़ा। तो यूपी और बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम की बहुत ज्यादा चलन है और इस पे आप कई मूवीज भी देख चुके होंगे जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह एक्सटॉर्शन या हीनियस क्राइम करके किडनैपिंग करा के लोगों से पैसा एग्जॉर्ट किया जाता है। तो इसीलिए इन एक्ट्स में अगर कोई व्यक्ति को का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑब्वियसली उसने ऐसा क्राइम किया होगा जो कि नॉर्मल श्रेणी में नहीं आता और अलग श्रेणी में आता है जिसे हीनियस क्राइम कहा जाता है। तो इसीलिए इसको डिफाइन करते हुए इसमें पहले सिर्फ 15 हीनियस क्राइम्स थे, अब इसमें बहुत सारे क्राइम्स ऐड कर दिए गए हैं जिसमें मैंने आपको मानव तस्करी भी बताया था, अंगों की तस्करी भी बताया था। तो इस टाइप के जो हीनियस क्राइम्स है उनको इन्वॉल्व करके अब इसे गैंगस्टर एक्ट को इतना बड़ा कर दिया गया है कि अब एक सिंगल एफआईआर में भी एक व्यक्ति पे एक्ट लगाकर उसे काफी समय तक अंदर रखा जा सकता है और उसे प्राइमरी स्टेप्स पे जब वो पहली बार क्राइम करने के लिए निकला है वहीं पर उसे रोका जा सकता है। लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि साल 2015 में गैंगस्टर एक्ट को मजबूत करने का काम किया गया है, क्या जो पहले प्रावधान किए गए थे उनमें उतनी सफलता नहीं मिल पा रही थी? ये परिवर्तन करना क्यों पड़ा? देखिए, वक्त के साथ हर एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ता है और उसको कहीं ना कहीं सख्त करना पड़ता है। तो जो पहले प्रोविजंस थे और बाद के प्रोविजंस में जैसे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, अब तो आपने देखा होगा कि जैसे योगी सरकार में बुलडोजर का काफी चलन है। अब तो पहले स्टेप में ही उस प्रॉपर्टी को ही बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया जाता है जिसमें भी गैंगस्टर एक्ट लगती है। तो इसीलिए वो वक्त के साथ जो अमेंडमेंट्स हैं वो इसलिए लाए गए कि उनको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था और उसमें कई क्राइम्स को ऐड करना जरूरी था जो पहले नहीं थे, और अब इसमें काफी क्राइम्स उसमें ऐड कर दिए गए हैं ताकि ये ना बोला जा सके या किसी हायर कोर्ट में ये ना बोला जा सके कि ये क्राइम इसके अंडर नहीं था इसलिए ये गैंगस्टर एक्ट नहीं लग सकती। इस परिवर्तन के बाद जो एक्ट में परिवर्तन किया गया, आपने जिसका जिक्र किया, इसके बाद आपको लग रहा है कि इससे अपराधों पर अंकुश लगाने में सफलता पहले की अपेक्षा अब ज्यादा मिल रही है? देखिए, एक्चुअली एज अ लॉयर मैंने आज तक जो देखा है कि सबसे पहला स्टेप कानून का तो होता है लेकिन उससे बड़ा स्टेप गवर्नमेंट का होता है। जी, अगर गवर्नमेंट इन चीजों को स्ट्रांगली करती है तो पुलिस भी उतना ही स्ट्रांगली एक्ट करती है। तो आज की डेट में पिछले 8-10 साल से गैंगस्टर एक्ट पे जितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो शायद पहले नहीं हुआ था। तो इसीलिए गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत बड़ा है एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि एक्ट बनाना तो बहुत इजी है लेकिन उसको अगर इम्प्लीमेंट आपने सही तरीके से नहीं किया तो वो उसकी मान्यता रहती नहीं है और उसका कोई खौफ भी नहीं रहता। बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया कि सरकार का इकबाल अगर बुलंद हो तो इस तरह के कानून का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि तमाम विपक्षी दलों की तरफ से आरोप भी इस बात को लेकर लगाए जाते हैं कि भाई अब तो साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, अरे ये तो साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को शांत कराने को लेकर क्या कानूनी तौर पर आप जानकारी देना चाहेंगे?
देखिए अक्षय जी, ये तो है जरूर कि मिसयूज तो होता है, लेकिन उस मिसयूज को देखने के लिए आप भी बैठे हैं और हम भी बैठे हैं। जी। और अगर मीडिया भी है और वकील भी हैं और कोर्ट्स भी हैं, तो ये कहना कि इस पे गलत एक्ट लगा दी गई है या कोर्ट उसे नहीं देखेगा या अनदेखा कर देगा, ये थोड़ा गलत है। और जहां तक भी होता है चीजें ठीक ही होती हैं, कई जगहों पे गलत मिसयूज भी होता है, लेकिन उस मिसयूज को देखने के लिए भी मीडिया भी है, कोर्ट्स भी है और हम भी। तो कोर्ट की तरफ से किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है कि इस तरह के मामलों की पहचान हो सके, क्योंकि अदालतें तो सबूत से चलती हैं। जी अक्षय जी, तो प्रॉब्लम लाइज की जब तक कोर्ट्स को ये समझ में आता है कि इसमें गलत हुआ है, तब तक एक व्यक्ति का काफी नुकसान हो चुका होता है। तो इसीलिए ये इनिशियल स्टेजेस पे देखना कि पुलिस ने सही एफआईआर की है कि नहीं और इसे गैंगस्टर एक्ट में सही व्यक्ति को डाला है कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसमें एक टाइम लग जाता है, जहां पर मिसयूज जरूर होता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेंद्र साहू जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए गैंगस्टर एक्ट को लेकर। और लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से हम हर दिन एक ऐसे मुद्दे को लेकर आते हैं जिसके बारे में आम लोगों का जागरूक होना ज़रूरी है। आज हमने बात गैंगस्टर एक्ट को लेकर की है कि गैंगस्टर एक्ट की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी और जो प्रावधान किया गया परिवर्तन का, उसके बाद से आखिर कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। इस पर तमाम सवालों के जवाब दिए राजेंद्र साहू जी ने। बहुत शुक्रिया एक बार फिर वकील साहब आपका। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।